नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग एक यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, जो यूपीएससी 2024 या यूपीपीसीएस 2024 या इसके अलावा आपका बीपीएससी 69 हो, या मैं बात किया जैसे यूपीएससी हो गया, यूपी आपका पीसीएस हो गया, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम। ठीक है, अभी आपका बीपीएससी 69 होने वाला है। ये सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है इंट्रो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसका लेक्चर नंबर 1, जहां आपको बताया गया है कि आखिर हम लोग कहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सब के ऊपर जो है वहाँ बात किए हैं, नोट्स वगैरह कैसे बनाना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, और हिस्ट्री में भी यहाँ पे आपसे हम लोग यहाँ पे ओल्ड हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। और ओल्ड हिस्ट्री यानी क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी, और ये बुक जो है आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें जो है टोटल आपका 3 लेक्चर अपलोड हो गया है, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जिसको जनरली स्किप कर दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं। यानी आपको पहला यूनिट में हम लोग देखे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, आखिर अनेकता में जो है एकता कैसे रहा था, और वर्तमान में जो है अतीत की जो है प्रासंगिकता कैसे है, इन सब के ऊपर बात हुआ था। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखे थे कि आखिर जो है इतिहास का महत्व क्या है। और अगर एक लाइन में बात करें, एक यदि आप अच्छा भविष्य अगर अपना बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इतिहास के जानने की जरूरत होती है। इतिहास में जो भी कुछ अच्छाई रही होंगी और कुछ बुराइयां भी रही होंगी, ठीक है, तो दोनों से सबक लेते हुए और आगे बढ़ा जाए तो एक बेहतर जो है हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग पहले यूनिट में बात किए हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे होंगे जाके आप देख सकते हैं। दूसरे यूनिट में हम लोग बात किए थे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन। चूंकि आप सभी को पता है कि इतिहास जो है हमारा क्रमबद्ध तरीके से इनिशियल टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया था। अंग्रेजों के आने के बाद, यूरोपियन जो भारत में आए, उसके बाद हमारा एक इतिहास जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। उसी क्रम में जो है, उसी के बेस पे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। और इसमें हम लोग 2 पॉइंट देखे थे, जो उपनिवेशवादी लोग थे उनका क्या विचार था और उनका हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा। और वे जैसे अपना विचार प्रकट किए, तो उन विचारों से जो है काफ़ी यहाँ पे लोग नाराज हुए। और चूंकि आपको मैं बताया था कि इतिहास जो है लिखने का जो है दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग हो सकता है, और उपनिवेशवादी विचारधारा के जो भी लोग थे, वो लोग जो है अपने आप को सर्वोत्तम, जो है अपने आप को सबसे ऊंचा सिद्ध करने के लिए बहुत सारी यहाँ इतिहास में जो है हमारे खामियां बताए कि यहाँ के लोग सभ्य नहीं है, इनको जो है कल्चर का ज्ञान नहीं है। ये सब कुछ जो है बहुत सारी बातें लिखी गई, उसमें से कुछ एक आध परसेंट बात अगर माने तो कुछ परसेंट जो है बात वहाँ सही थी, बट बहुत सारी बात जो है गलत तरीके से परोसा गया। उन्हीं का खंडन करते हुए, उन्हीं का प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पे आपको राष्ट्रवादियों की दृष्टि में फिर इतिहास आपको लिखा गया। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग देखे थे कि राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण क्या था, योगदान उनका क्या था इतिहास में। ये सब हम लोग यूनिट 2 में देखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि आखिर एज ए हिस्टोरियन यदि मान लीजिए आपको इतिहास लिखने को बोला जाए, तो आप इतिहास कैसे लिख सकते हैं। यानी यूनिट 3 में हम लोग बात किए थे स्रोतों के प्रकार पे और इतिहास के निर्माण पे। ठीक है, आज जैसे 2023 है, आपको मैं बोलूँ कि आप भारत का इतिहास लिखिए, ठीक है, तो आपके पास जो है क्या क्या साक्ष्य और उपलब्ध हो सकते हैं, किन के आधार पे आप आज इतिहास को लिख सकते हैं। उस समय जब इतिहास लिखा गया तो लोगों के पास आखिर क्या जो है चुनौतियां थी, तो उसके ऊपर हम लोग बात किए थे यूनिट 3 में। और ये सब बेसिक यूनिट है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लेक्चर नंबर 1 से लेके और 4 तक बिल्कुल बेसिक है, जिसको जनरली जो है हर एक जगह स्किप कर दिया जाता है। लेकिन ये आपके बेसिक जो है बुनियादी समझ जो है डेवलप करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है यूपीएससी में भी अभी तक पूछा जा चुका है। और ये सब लेक्चर जब हम कर लेंगे तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं। वैसे तो अभी आपको यूनिट 1, 2, 3 में आपको हर एक यूनिट में प्रश्न लिखने के लिए दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है प्रश्न लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि तीसरे यूनिट में हम लोग पढ़े थे ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर। जैसे मैं आपको बताया था कि दो तरह का ही आपके पास स्रोत अवेलेबल थे, एक था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग दो चार पांच चीजों के ऊपर बात किए थे पिछले लेक्चर में, जैसे अभिलेख के ऊपर, आखिर अभिलेख की सहायता से हम लोग कैसे इतिहास जो है लिख सकते हैं। मुद्रा हो गया आपका, भवन, कलाकृतियां, मृदभांड और उपकरण। तो इन सब के सहायता से हम लोग कैसे इतिहास लिख सकते थे। देखिए बहुत अगर पुराने हम यदि टाइम पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कोई भी साहित्यिक स्रोत अवेलेबल नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ स्टोन एज का, जो अपना जो है नेक्स्ट यूनिट होगा। तो उस टाइम पीरियड में ये पुरातात्विक स्रोत ही हमको क्या की, इतिहास लिखने में मदद की। और वैसे में क्या हुआ, वहाँ पे इतिहास में आपको एग्जैक्टनेस देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा जो स्रोत था आपका साहित्यिक स्रोत था, और साहित्यिक में भी हम दो बात किए थे। एक तो आपका क्या था, देशी था, और दूसरा क्या था आपका, विदेशी। अब साहित्यिक स्रोत में एक देशी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। देशी में भी दो तरह का था, एक आपका हम लोग बात किए थे धार्मिक था, और एक क्या था आपका, लौकिक था। ठीक है, धार्मिक में जैसे वेद हो गया आपका, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य, इन सब के मदद से इतिहास लिखा गया, जानने का प्रयास किया गया। दूसरा जो है देशी साहित्य में लौकिक रहा, जैसे आपका कलहन का राजतरंगिणी हो गया, जो कश्मीर के इतिहास पे बहुत अच्छा प्रकाश डालता है। आर्णी का अष्टध्यायी हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त का, कालिदास का आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, कौटिल्य का देखेंगे तो अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, तो इन सब के हेल्प से, और साथ साथ संगम साहित्य, इन सब के हेल्प से हम जो है पुराने इतिहास को जानने में काफी मदद मिली। इसके अलावा विदेशी साहित्य की बात करें तो जो भी विदेशी यात्री यहाँ पे आए उनका एक अपना यात्रा वृत्तांत रहा, उनका एक विवरण रहा। ठीक है, तो पैरेलली उनके जो है पैरेलल में कुछ ना कुछ साम्राज्य रहे, तो उस समय के हमको सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे ग्रीक और रोमन स्रोत हो गए, सिहली स्रोत हो गया, चीनी स्रोत हो गया, अरबी स्रोत हो गया, तिब्बती लोग जो आए तो अपने तरीके से जो है यहाँ पे उस समय का यात्रा वृत्तांत लिखे। तो ये हम लोग बात किए थे पिछले यूनिट में ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये जो है यूनिट इसका 4 है, और ये आपका है भौगोलिक ढांचा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भौगोलिक ढांचा के ऊपर। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। देखिए इसको भी बहुत जगह जो है स्किप कर दिया जाता है। और नेक्स्ट अपना जो है स्टोन एज हम लोग शुरू करेंगे, आदि मानव, जहां से जनरली जो है सिलेबस शुरू किया जाता है। अब जो है आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक ढांचा, कि भौगोलिक ढांचा इतिहास में कैसे जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। जो इतिहास हमारा बना है उसमें भौगोलिक ढांचे का क्या इंपॉर्टेंस है, इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग भी लेक्चर नहीं देखे हैं आप जाके लेक्चर नंबर 1 से लेके 4 तक आप देख ले। देखिए कोई भी आपको लेक्चर देखना है, आप चैनल के जो है प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक एनसीईआरटी बैच आएगा आपका। ठीक है, उसमें जाएंगे तो सारा आपको सीक्वेंस में लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो है पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए इस लेक्चर का या इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो एक एनसीईआरटी बैच करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। एक आपका नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे भी सारा अपडेशन किया जाता है। अच्छा, इसके पैरेलल में इस चैनल पे जो है मैं बताया था पिछले क्लास में, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी नए लोग हैं, आरओ और एआरओ को लेके आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाया जा रहा है। साथ साथ इसका आपको तैयारी भी कराया जाएगा, एक जो है प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। इसका सिलेबस भी मैं आपके सामने जिक्र किया था, इसके ऊपर आप सभी देखे होंगे, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी दिखाए हैं। तो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे काम करूंगा, आपको एक अच्छा जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि अपने सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो इसी क्रम में यहाँ पे अभी आपके लिए टेस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है आपको 2 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। देखिए प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आरो यारो जैसे देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे जाके आप ये लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा इसी के पैरेलल में चूंकि ईपीएफओ का एग्जाम है आपका, तो ईपीएफओ को लेके भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है अभी कर रहे हैं। बाकी जितना मेरे को लगेगा जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देने चाहिए, तो मैं ईपीएफओ का सिलेबस भी आपको डिस्कस किया था और बताया था कि किन चीज़ों पर जनरली लोगों का नज़र नहीं जाता है, और उन्हीं को ध्यान में रखते यहाँ भी अभी आपको एक प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे एक जो है लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ईपीएफओ वाला में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, लेक्चर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका यूपीएससी का टेस्ट सीरीज कराया गया है, साथ साथ यूपी पीसीएस का टेस्ट कराया गया है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, यदि आप अभी आगामी आने वाले जो भी एग्जाम देना चाहते हैं
जो आपका बेहतरीन एग्जाम है, जैसे आप बीपीएससी 69 लिखना चाहते हैं, ईपीएफओ लिखना चाहते हैं, या कोई भी अन्य एग्जाम है, आरओ आरओ का ही एग्जाम है, यूपीपीसीएस के सेक्शनल, यूपीपीसीएस में टोटल आपको 30 प्लस टेस्ट है यहाँ पे। इसमें जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसे आप देखेंगे तो आरओ का देखेंगे या बीपीएससी 69 में, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का वहां से आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो जो भी सेक्शनल टेस्ट है वो एटलीस्ट जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सेक्शन में जाके सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, बाकी मैं आप यहाँ पे करंट अफेयर जो है स्टार्ट किया था, उसका जो है 3 जो है एमसीक्यू अवेलेबल है, बाकी आगे आपके लिए वो कंटिन्यू रहेगा। अभी जो है कल से जो है आपको अपलोड किया जाएगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहा। इसके अलावा यदि कोई फीडबैक आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप जो है किसी अगर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, एक आध लोग कमेंट किए हैं, मैं देख रहा था, तो आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और मैं आपको यहाँ पे जो है कल एक नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप जो है अपना आंसर जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, कल मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे आंसर सबमिट करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन ग्रुप में यदि वो सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है कि कौन क्या देखेगा, क्या बोलेगा कोई। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली जो है मेरे को सबमिट कर सकते हैं, आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। चूंकि मैं इनिशियल में ही आपको बता चुका हूँ कि एक बेस्ट सिस्टम तभी बन सकता है, मैं जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके पास ये पहुँच रहा है, आप कितना इसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। यदि मेरे पास यदि फीडबैक आ जाए तो हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। बाकी मेरे तरफ से अगर कोई भी कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज का यूनिट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है। ये तो ऐसे इसमें का बहुत सारे तथ्य आप भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन भूगोल भी क्या है, यहाँ पे इनिशियल भौगोलिक ढांचा इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल पैसेंसफुली जो है चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके ऊपर बात कर लिए थे। ठीक है, ये सब जो है हम लोग पिछले यूनिट में देख लिए थे, और हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे। बाकी मैं आपको कल जो है एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और उस पर आप जो है अपना आंसर जो है सबमिट कर सकते हैं। और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे यदि आप कर दिए तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, कल का एक क्वेश्चन था, आप लोग लिखे ही होंगे। ठीक है, और मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जैसे आपको भौतिक संस्कृति, मुद्रा शास्त्र क्या है, पूरा लेख क्या है, पूरा लिपि किसको बोलते हैं, अनुलंब और क्षैतिज उत्खनन क्या होता है, महापाषाण क्या होता है, पूरा तत्व हो गया, अभिलेख हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, इसके ऊपर अच्छे से बात किया गया था। फिर ये था कि प्राचीन वस्तुओं का जो काल निर्धारण है किस प्रकार किया जाता है। आपको अगर कोई वस्तु मिल गया तो उसको कैसे आप पता करेंगे कि किस टाइम पीरियड का है, और इसको लेके जो है कार्बन 14 का यूज करते हैं। तो कार्बन 40 का यूज करके हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, तो इसको भी बहुत डेप्थ में हम लोग समझे थे। इसको आप लोग लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो जरूर लिख लेंगे। नेक्स्ट था आपका कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन में सिक्कों और अभिलेखों का क्या महत्व है, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से बात हुआ था, आप लोग लिख लिए होंगे। इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सापेक्षिक महत्व का जो है विवेचन कीजिए कि स्रोत जो है कैसे इंपॉर्टेंट है। अब अभी हम बात किए थे कि एक साहित्यिक स्रोत है आपका, तो उसमें भी दो तरह का हम बताए, देसी और विदेशी, ये कैसे जो है अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में है, ये हम लोग इसके ऊपर बात किए थे, ब्राह्मी हो गया था, खरोष्टी हो गया था। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में जो संगम साहित्य है, इसके महत्व को स्पष्ट करें। देखिए, संगम साहित्य का दक्षिण भारत के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंस है, हम इसके ऊपर बात किए थे। चलिए, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, और कुछ और क्वेश्चन इसमें था शायद थे। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे था कि पाठ्य पुस्तक में बताए गए स्रोतों को विभिन्न प्रकार के किसी संग्रहालय में जाकर देखें। ये सब कुछ एक्टिविटी थी जो मैं कल स्किप कर दिया था, यहाँ पे बता देता हूँ। जो कुछ सिक्के, अभिलेख और पुरानी पांडुलिपियों को देखने से मिले, उन लिपि और भाषा को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, कभी भी आपको मौका मिले तो आप संग्रहालय में जाएं, और वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ आपको सिक्के देखने को मिलेंगे, कुछ अभिलेख, और कुछ पुरानी जो है पांडुलिपियाँ देखने को मिलेंगी। तो उनको देख के आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें, उनको पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, कि कैसे ये उपयोगी हो सकते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से हुआ, कागज के प्रयोग के पूर्व पांडुलिपि जो है किन आधारों पर लिखी जाती थी, ये प्रश्न भी आप लिखेंगे।
यदि हो सके तो किसी पुरातात्विक स्थल का अवलोकन कीजिए और पता लगाइए कि पुरातत्ववेदा किस तरह से अपना काम करते हैं। ये सब एक्टिविटी है, ठीक है, जनरली इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको जरूर करना चाहिए। देखिए, कोई भी पुरातात्विक स्थल है, वहां पे कभी भी आपको मौका मिलता है तो जाएं और वहां पे एक अवलोकन करें, अपना जो है एक दृष्टि वहां पे पारखी, वहां पे नजर रख के उसको ऑब्जर्व करें कि यहाँ से क्या क्या एक इतिहासकार जो है देख के और पता लगाता होगा कि उस समय कैसी जो है घटनाएं घटित हुई होंगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की सूची बनाइए। बनाने के लिए एक सामूहिक परियोजना चलाएं। परियोजना निरंतर चलने वाली हो सकती है। आप उसकी सूची नई नई सूचनाओं से जोड़ सकते हैं। परियोजना में स्रोत के बारे में विविध सूचनाएं शामिल हो सकती है और उनका लेखन कला, उनका मूल भाषा, लिपि, ये सब हो सकता है। साहित्यिक स्रोत का साक्ष्य को अन्य स्रोतों से सुस्पष्ट करना क्यों आवश्यक है, कक्षा में इस पे परिचर्चा करें। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं कि 360 डिग्री अप्रोच रख के पढ़ रहे हैं। इतना डेप्थ में यदि पढ़ रहे हैं, अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो है उपयोगी हमारे लिए होना चाहिए। तो हम प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। प्री से जो जो फैक्ट बनता है वो तो हम लोग देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखेंगे। मेंस के लिए आपको क्वेश्चन दिया ही जा रहा है। तो एज ये आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा। आप कोई भी एग्जाम लिखना चाहते हैं, जैसे आप बीपीएससी 69 ही लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बट ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इस बार का क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप पढ़ लेते हैं आर एस शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेते हैं और इसके अलावा ओल्ड का जो है आधुनिक इतिहास पढ़ लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ यूपीएससी में यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिखना चाहते हैं या यूपीपीसीएस में कहीं भी जहां आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी उपयोगी होगा। ये लेक्चर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है और आपको कराया भी जाएगा, इसमें हमारा पूरा साथ रहेगा। बस आप लोग जो है साथ देते रहें, ठीक है। चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम जो भी कंटेंट यहाँ बना रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है। चलिए, तो ये केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बैच है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, चूंकि आज हम लोग को देखना है भौगोलिक ढांचा, ठीक है, और भूगोल जो है कैसे आपको इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो 2-4 मिनट हम बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर पे आते हैं। देखिए, एक ये भारत का आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, ठीक है। इस पे यहाँ पे आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं नदी तंत्र दिख रहा है, जैसे इस रीजन में यहाँ पे देखें, ये नदी तंत्र दिख रहा है। और ये कौन सी है, ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है, सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो ये आपको गंगा नदी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन। उसके अलावा देखेंगे रेड वाला ये जो है आपका, ये हिमालय पर्वत दिख रहा है। ये बीच वाला यहाँ पे रेड वाला ये आपको बिंद दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको दर्रा दिख रहा है, ठीक है, खैबर दर्रा हो गया, तो यहाँ पे दो आपको दर्रा दिख रहा है। इधर आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपका कृष्णा कावेरी नदी वगैरह नदी तंत्र दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इमेज दिखाने का पर्पस क्या है कि भौगोलिक ढांचा का इतिहास के लिए कैसे महत्व इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, जहां जहां आपको भौगोलिक ढांचा सपोर्ट करेगा, इंसान बिल्कुल वहीं पे रहेगा। तो इनिशियल टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो हमारी जो है सबसे ज्यादा लोग जो है कहाँ रहा करते थे, तो सिंधु नदी के आसपास रहा करते थे। अगर पूर्व ऋग्वैदिक काल में भी देखेंगे तो लोग यहीं पर रहा करते थे। वजह क्या था, रीजन क्या था, तो यहाँ पे सिंधु नदी थी, यहाँ का मिट्टी उपजाऊ था, ठीक है, तो इस एरिया में लोग रहते थे। और आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये गंगा नदी के किनारे ये लोग पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया, लोगों का जो है यहाँ पे जीवन में स्थिरता आने लगा, यहाँ पे लोग बसने लगे। रीजन क्या था, वजह क्या था, यहाँ पे गंगा नदी का होना। गंगा नदी के होने के साथ साथ यहाँ का मिट्टी क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। अगर मिट्टी उपजाऊ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको सरप्लस होगा। सरप्लस किस चीज का होगा, कृषि में होगा, ठीक है। और कृषि में सरप्लस होगा तो व्यक्ति वहीं पर रहना चाहेगा। अब कृषि में सरप्लस होने से क्या होगा, उसका जीवन में उन्नति प्रगति आएगा। उन्नति प्रगति कैसे आएगा, देखिए, आपके पास कृषि में सरप्लस बन रहा है, यानी अधिशेष बन रहा है, आपके पास खाने के अलावा भी आपके पास अन्न बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका व्यापार करेंगे। व्यापार से क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, और पैसा से क्या होगा, आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है कनेक्टेड है। दूसरा, यहाँ पे सेटल होने का लोगों का रीजन ये रहा था, ये जो आपका रीजन है ये मगध का रीजन है। और मगध में यहाँ पे जो आपको पता है लोहा पाया गया। और लोहा पाने से क्या हो गया, दो चीजें हुआ लोहा से, तो एक वहां पे लोग वेपन हथियार बनाने में सक्षम हो गए, दूसरा जंगलों की खूब कटाई हुई
और कृषि योग्य भूमि तैयार हुई, और कृषि योग्य यदि भूमि तैयार हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कृषि किया जाएगा, और कृषि किया जाएगा फिर सरप्लस आएगा। और इस तरह से यहाँ पे आप देखे होंगे इनिशियल टाइम पीरियड में जो है मगध जो है जनपद, हम लोग आएंगे सब पे एक एक करके, ये सबसे मजबूत हुआ था। 16 महान जनपदों में मगध जो है सबसे मजबूत हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर ध्यान देंगे तो अगर आप इनिशियल टाइम पीरियड में जो भी आक्रमण हुए भारत पे, जो भी विदेशी हमला किए, वो आखिर हमला कहाँ से किए, तो देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे तो आपका समुद्र है पूरा। ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, भारत का जो है ये नीचे वाला यहाँ पे हिस्सा है, ये सब समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा आपको तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया जो है आपका, ये एरिया भारत का ये हिस्सा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, यहाँ से कोई आ नहीं सकता है। देखिए इनिशियल टाइम पीरियड में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय जो है जहाज भी आज के आधुनिक जहाज जैसे जहाज नहीं थे कि वहां से आके कोई अटैक करे, तो ये तो बिल्कुल भारत का एरिया प्रोटेक्टेड था। दूसरा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत हो गया। अब हिमालय पर्वत होने से क्या हुआ, इधर से भी कोई हमला नहीं कर सकता है, ये भारत को जो है नेचर से सपोर्ट मिला। तो आखिर रीजन कौन सा बच रहा है जहां से लोग अटैक कर सकते हैं, तो वो रीजन आपका ये वाला रहा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए मैं बताया कि यहाँ तो पानी ही है आपको, ठीक है, चलिए यहाँ पे पानी है, यहाँ से हमला नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हिमालय ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यही एक एरिया रहा जहाँ से कोई हमला कर सकता है। और आप देखेंगे तो ये वाला इलाका जो है आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका नीचे दक्षिण का इलाका हो गया। और इस दोनों के बीच के रीजन को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। और आप देखें कि जो भी विदेशी का हमला हुआ है वो उत्तर पश्चिम से ही हुआ है, तो सारा लोग यहीं से हमला किए हैं। जैसे यहाँ पे खैबर दर्रा है, इससे होकर बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक है, तो हमलाएं यहीं से हुई है। और हमला कब कब हुआ है, कोई भी जब यहाँ पे शासक रहा है और उसका जो है यहाँ पे स्थिति अगर ठीक नहीं है इस एरिया में, यदि वो मजबूत नहीं है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए मजबूत है, तो कोई भी यहाँ पे हमला करेगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा, और भारत पे इस तरह इंटर यहाँ पे नहीं कर पाएगा। खैर वहाँ पे उस समय जो है आप अशोक का काल देखेंगे तो उस समय जो है भारत का लगभग जो है यहाँ तक अधिपत्य था, तो इसलिए वहाँ पे उस समय कोई हमला नहीं कर पाएगा भारत पे। तो जब भी यहाँ पे कोई शासक रहा है और इसकी स्थिति यहाँ पे कमजोर रही है, तब तब भारत पे हमला हुआ है। ठीक है, आप उत्तर जो है मुगल कालीन समय में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमला यहीं से एंट्री करके हुआ है। वजह क्या रहा है, इस यहाँ पे स्थिति जो है क्या रही है कि यहाँ पे मुगल वंश का, उत्तर मुगल कालीन वंश का यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं रही है, जबकि पूर्व मुगल काल में देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग का मजबूत स्थिति था। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा बात यहाँ से देखिए भौगोलिक स्ट्रक्चर किस तरह से इंपॉर्टेंस रोल जो है प्ले करता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है विंध्य पर्वत। ठीक है, अब आप देखेंगे जो भी हमला हुआ है आपको उत्तर भारत में ही देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में नहीं। वजह क्या है, ये विंध्य पर्वत जो है पूरा साउथ इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो लोग इजिली इधर नहीं जा पाते थे। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इजिली जो है बहुत सारे, जैसे चोल हो गया, चेर हो गए, पांडे हो गए, इजिली इनका जो है लंबे समय तक इतिहास रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारे इतिहास में। ठीक है, तो नदी का एक अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पहाड़ी का अपना इंपॉर्टेंस है, ये दर्रा का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीधे जो है चैप्टर पे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को देखते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बना के जो है लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा यहाँ पे लगेगा क्योंकि बहुत सारे हम लोग तथ्य कवर करेंगे। चैप्टर है भौगोलिक ढांचा। ऐसे मैं आपको निष्कर्ष बता दिया हूँ कि इस चैप्टर में क्या रहने वाला है, पहले ही बता दिया हूँ। बाकी चलिए क्वेश्चन को भी एक नज़र में देख ही लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार करिए सर्वश्रेष्ठ करिए, मेरा यही कहना है कि आप एक बार कोई काम करें लेकिन इतने अच्छे तरीके से करें कि दोबारा उसको करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो। मैं केवल ओवरव्यू दे के लेक्चर को फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूँ और फिर आप बुक पढ़ने के पीछे लग जाएं। ये अभी हम इनकम्प्लीट है। देखिए बहुत किसी को जो है ओवरव्यू पसंद भी नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। यदि चूंकि अब फाउंडेशन मजबूत करने की बात हो रही है तो ऊपर ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं। देखिए कोई भी घर बनाया जाता है तो उसका फाउंडेशन यदि मजबूत होता है तो जितनी मंजिला आप इमारत खड़ा करना चाहे कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और अभी तो आपको जवाब मिल गया होगा, इसको अभी ही लिख सकते हैं आप। इतिहास को समझने के लिए जो भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के उदाहरण देते हुए विवेचना कीजिए। बिल्कुल अभी आप समझ चुके होंगे कि भौगोलिक स्वरूप जो है इतिहास को समझने के लिए, आखिर आप देख रहे हैं कि व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे नदी तंत्र रह रहा है, जहाँ उपजाऊ भूमि रह रही है, तो बिल्कुल भौगोलिक स्वरूप का इंपॉर्टेंस है। भौगोलिक स्वरूप का इस तरह से भी इंपॉर्टेंस है कि वो प्रोटेक्शन भी दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, बाकी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बताएं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख धातुएं पाई जाती है, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। प्राचीन काल में इनका क्या क्या उपयोग किया जाता था, जैसे आप देखे होंगे तो सुने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो भारत में पहले देखेंगे तो आपको तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि लोहा पाया जाता है मगध वाला इलाका में, बिहार, और जो आपका अभी तो बात करें तो सारा जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको बताना है भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में एकता लाने के लिए भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर ये जो भौगोलिक ढांचा है ये कैसे एकता में अनेकता लाने में मदद किया। भारत के जो है बाह्य रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करें। देखो आपको एक इसमें ये काम और करना है कि आपको एक भारत का मानचित्र बनाना है जैसे अभी हम दिखाएं, और उसमें आपको ये खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये गोमल हस्तिनापुर हो गया, प्रयाग हो गया, वाराणसी, पाटलिपुत्र, अरिकमेडु, हजारीबाग, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सिंहभूम, कोलार और खेत्री, ये सबको क्या करना है, मैप पे इंडिकेट करना है। ठीक है, तो इसको जरूर करना है आपको। भारत की प्रमुख नदियों का सूची बनाना है और उनको आपको मानचित्र पे दिखाना है। जैसे अभी हम नदी तंत्र में दिखाएं आपको गंगा नदी तंत्र, ठीक है, आपको सिंधु नदी तंत्र, तो आपको उसमें दिखाना है कि सिंधु नदी तंत्र जैसे ये हो गई आपको, इसका कौन कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, इनका उद्गम स्थल क्या है और ये कहाँ जाके मिलती है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको केवल मैप में दिखा देना है। ठीक है, और उनका नाम लिख देना है। इतना सारा आपको काम करना है। टोटल यहाँ पे आपके लिए 6 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर पे लौटते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए लेक्चर जो है हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, पर मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप किन्हीं को अगर स्लो लग रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे 1.5 कर लें या 1.25 कर लें स्पीड, और आप इसको करके ध्यान से देखें। चलिए, भारत के जो है इतिहास, इसके भूगोल के सामान्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल ही बात सही है। अभी हम लोग देखें भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस है। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़ सारा यूरोप है। देखिए आपको पता है कि यूरोप का पार्ट रूस भी आता है और एशिया में भी आता है, तो अगर रूस का हिस्सा निकाल दे तो लगभग उतना ही बड़ा आपको भारत देखने को मिलेगा। इसका कुल क्षेत्रफल देखिए क्या दिया है, 42 लाख जो है 2500 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये उस समय का है जो हम अभी आपको मैप दिखाए हैं, ठीक है, बट आज का भारत आप सभी को पता ही है कि आज का जो भारत है इसका जो है क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे आज का कितना हो गया है, आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चूंकि ये किताब बहुत पहले लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, किताब लिखने की बात नहीं है, उस समय का क्षेत्रफल जो है भारत का, लगभग जो अखंड भारत की बहुत सारे लोग बात करते हैं, यही आपका अखंड भारत है। यह उपमहाद्वीप जो है 5 देशों में बटा है, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, और ये सब जो है इनमें अधिकतर भारत का हिस्सा था पहले। भारत की आबादी 98.5 करोड़ है। ठीक है, ये पुराना डाटा हो गया। अब अभी जो है भारत का करेंट जो है अप्रैल महीने में अपडेट किया गया है, और भारत का आबादी अभी जो है कितना हो गया है आपका, 142.86 करोड़। ठीक है, 142.86 करोड़ जो है भारत की आबादी है। ठीक है, और भारत अभी पूरे देशों में अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे जो है नंबर 1 जनसंख्या में चला गया है। इससे जो है 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, देखिए उस समय की स्थिति है, लेकिन अभी तो आपको पता ही है 28 राज्य हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको 8 हो गया है। इनमें कई राज्य यूरोप के कई देश से बड़े हैं, जैसे बताया है कि बिहार इंग्लैंड के बराबर है। ठीक है, जब संयुक्त बिहार था उस समय की बात की जा रही है। आप यूपी को देखेंगे तो यूपी जो है यूरोप के बहुत सारे देशों से बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट जो है भौगोलिक इकाई है, और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। ठीक है, भूगोल में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ऐसे आप उष्णकटिबंधीय में ही अधिकतर रीजन भारत का पड़ता है। भारत के इतिहास में जो मानसून है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि आपको पता है मानसून आने की वजह से ही क्या होगा, आपको बारिश होगा, और बारिश होगा तो वहाँ पे अच्छा खेती होगा। देखिए पुराने टाइम पीरियड में बात करें तो उस तरह का कोई नहर, ठीक है, सिंचाई प्रणाली अवेलेबल नहीं थी, पंप अवेलेबल नहीं था, तो उस समय का कृषि जो है मानसून पे ही निर्भर करता था।
तो मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसके अलावा आप देखते थे कि मानसून का सहायता से व्यापारी भी एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, क्योंकि उस आज जैसे आपका टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है, आज जो है पानी में जैसे जहाज जितने स्पीड में चलते हैं, जहाँ 2-4-5 घंटे में यात्रा हो जाता है, पहले कई महीनों लग जाता था वो यात्रा करने में। दिशा का ज्ञान नहीं था, और वैसे में दिशा का ज्ञान होने से मानसून का लोग फायदा उठा के यात्रा किया करते थे। तो मानसून का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आगे देखते हैं। तो भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसके बारे में मैं बताया था, ये भारत हो गया आपका, मान लीजिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया सॉरी, और ये साउथ हो गया। तो ये दक्षिण हो गया, पश्चिम, इधर से जो भी मानसून आती है, ठीक है, ये केरल वाला आपका आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला तट हो गया। तो जो भी मानसून आती है ये भी बारिश कराती है भारत में, आपको पता ही है। और इसके वजह से जून से अक्टूबर तक बारिश होता है। ठीक है, चलिए, बाकी ज्योग्राफी में इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी जो है बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व आपको नहीं था, और खेती जो है वर्षा पर ही निर्भर करता था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था। देखिए, सिंचाई का तो महत्व था, बट सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, पर खेती वर्षा पर निर्भर करता था। आज जिसे हम उत्तर भारत का खरीफ फसल कहते हैं, वह जो है प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पे ही निर्भर था। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता था, उसी पे आश्रित था। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है, आपको जाड़े में भी वर्षा देखने को मिलती है, और उस समय देखेंगे तो गेहूं, जौ और ये सब जो है फसलें होती है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, यानी ये नीचे वाले हिस्सा का बात किया जा रहा है भारत का, तो कुछ भाग जो है विशेष रूप से, जैसे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा उत्तरी जो है पूर्वी मानसून से होता है। और उत्तरी पूर्वी कौन हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो गया, और ये आपका पूरब हो गया। तो इसके वजह से जो है यहाँ पे बारिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेके मध्य दिसंबर तक होता है। जब से ईसा की जो है पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई। देखिए, अब मानसून का दिशा यदि मालूम हो गया लोगों का, तो अब लोग क्या करेंगे, व्यापारी लोग क्या करेंगे, उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाजों पे जो है सवार होकर, और पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना हो, या आपको उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पे पश्चिमी ओर लौट जाना शुरू कर देता था। तो देखिए, इन मानसून हवाओं का फायदा उठा के व्यापारी क्या करते थे, एक दूसरे से दूसरे देश तक जाया करते थे। ठीक है, आगे देखिए। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गए। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा बार बार कि दक्षिणी पूर्व क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग क्लियरली समझ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका हो गया ईस्ट। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये आपको नॉर्थ हो गया, ये आपको साउथ हो गया। ठीक है, यानी आपका ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। अब मैं यदि बोल रहा हूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मानसून कहाँ से आएगा, सॉरी, दक्षिण पश्चिम बोल रहा हूँ, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, यानी मानसून यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से मानसून आएगा। अब यदि मैं आपको बोल दूं कि दक्षिणी पूरब मानसून, तो मानसून यहाँ से आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर उत्तर पूरब मानसून, तो मानसून कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यहाँ से आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ पश्चिमी विक्षोभ, तो इधर से आएगा। ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यही सब के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आगे देखिए। भारत जो है उत्तर में हिमालय से, आप देख रहे हैं कि उत्तर में हिमालय है, अभी हम लोग पहले इमेज देख चुके हैं, और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है, ये तो पता है आपको। हिमालय जो है साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली जो उत्तरी ध्रुव की ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, जो साइबेरिया से चलती है, ठीक है, मध्य एशिया को पार करते हुए उत्तरी ध्रुव जो ठंडी है उसको रोकता है, और इस प्रकार हमारे देश का क्या करता है, रक्षा करता है। और यही कारण है कि आपका जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की जो है जलवायु
लगभग पूरे साल गर्म ही रहती है। देखिए, वो यदि हवाएं पहुंच जाती तो उत्तर भारत की जलवायु गर्म नहीं रहती। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोग बहुत ही अधिक कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो उन हवाओं को जो है हिमालय क्या कर लेता है, रोक लेता है, और उसके वजह से यहाँ की जलवायु जो है गर्म ही बनी रहती है, जिससे जो है आसानी से यहाँ पे लोग बहुत अधिक जो है जाड़े में भी यहाँ पे कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है, और वो खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो है, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमले से देश की रक्षा करता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि उधर से जनरली जो है, अब देखिए चाइना है, उधर आपका चीन है, उसके बीच में जो है बफर स्टेट के रूप में आपका नेपाल है। ठीक है, तो अगर आपको हमला करना है उस साइड से भारत पे, तो पहले हिमालय आ जाएगा, तो देश का रक्षा भी कर रहा है। यह यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं था। ठीक है, उस समय तो, आज तो आपको पता है कि आज जो है विज्ञान काफी विकसित कर चुका है, तो आज हमले जो है कई तरीके से किए जा सकते हैं। बस उस टाइम पीरियड में ये जो है ज़्यादा प्रासंगिक था कि ये जो है रक्षा करते थे, और संचार साधन इतने विकसित भी नहीं थे उस समय। फिर भी जो है आपका उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको सुलेमान वाला श्रृंखला देखने को मिलेगा। सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर और बोलेन और कोमल दर्रे के पार की जा सकती थी। ठीक है, और अभी मैं दिखाया आपको इमेज में कि जो खैबर और बोलेन दर्रा से ही आपको मैक्सिमम भारत पे हमला किया गया, इसी एरिया से आके। दक्षिण की ओर जो है सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर जो है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, दक्षिण की ओर जो है सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर जो है पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिससे बोलेन दर्रा को पार किया जा सकता है, और इन दर्रों को भारत और मध्य एशिया के बीच प्राग ऐतिहासिक काल के आवागमन होता आया था। ठीक है, तो ये जो आपका बोलेन दर्रा है, ठीक है, बोलेन जो दर्रा है, मैं किस दर्रा की बात कर रहा हूँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे जो है आपको, इस इमेज में ध्यान देंगे तो यहाँ पे खैबर दर्रा, यहाँ पे बोलेन दर्रा हो गया। तो ये जो है मध्य एशिया से इसकी कनेक्टिविटी को बनाए रखने में किसका योगदान था, और मैं बताया कि इसी का यूज करके यहाँ पे देखेंगे तो नादिर शाह का भी हमला होता है भारत में। ठीक है, और बहुत सारे मध्य एशियाई लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से अनेक लोग हमलावर और अप्रवासी के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। ठीक है, इन दर्रों का उपयोग करके। अच्छा, दर्रा क्या होता है आपको पता है, पहाड़ियों के, दो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो पहाड़ी हो गई, ठीक है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा, जहाँ से आर पार किया जा सके। ठीक है, और इन दर्रों का उपयोग करके जो है अपना समय जो है बचाया जा सकता है। आज भी जो है इन दर्रों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और आक्सस के बीच पार जो है कर लोग आते जाते थे। यह दर्रे जो है एक ओर भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध के स्थापन में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से व्यापार भी है, लेकिन यहाँ से हमले भी हुए हैं। ठीक है, हिमालय में जो है कश्मीर और नेपाल की जो है उपत्यकाएं हैं, यानी यहाँ पे वैली की बात की जा रही है। कश्मीर की घाटी जो है चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, और इससे क्या हो रहा है, उसने अपनी अलग तरह से जीवन पद्धति जो है विकसित कर ली है। लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुंचा जा सकता है, और इस घाटी में जो है बहुत अधिक क्या पड़ता है, आपका ठंडा पड़ता है। अतः यहाँ के जो है अनेक लोगों को जो है सर्दियों में नीचे मैदान में उतर जाना पड़ता है, और गर्मियों में मैदान के जो है भेड़ बकरियों चराने वाले यहाँ चले आते हैं। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ का रहा, और इस तरह से मैदानी और इस घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का जो पठार है कोई बाधक नहीं हुआ।
नेपाल की घाटी आकार में छोटी है और गंगा के मैदानी इलाके में लोगों ने यहाँ पहुंचने के लिए अनेक दर्रे जो है ढूंढ निकाले थे। नेपाल की घाटी में देखेंगे तो ठीक है, कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई है और दोनों ही ये जो घाटियां हैं संस्कृत पांडुलिपिया का जो है सबसे बड़ा यहाँ पे केंद्र रहा है। आप देखेंगे इनिशियल टाइम पीरियड में तो यहाँ पे बहुत सारा लेखन किया गया है, वेद वगैरह जो है आपको यहीं पे जो है इसका लिखित रूप जो है इसी इलाके में दिया गया है। मैदानों की जो है कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों में जंगलों को साफ करना आसान था। अच्छा, एक बात आप ध्यान देंगे, जो रचना वगैरह मैक्सिमम बुकें जो है पुस्तकें लिखी गई हैं वो जो है आपको इसी इलाके में लिखी गई है। देखिए नेचर आपको जहाँ सपोर्ट करेगा वहाँ आपका जो है विचार भी, आपका जो है बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाता है। देखिए सिंपल जो है अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, आप सभी को पता है। आपको बोल दे कि आप जो है धूप में बैठ के जो है कोई तथ्य का जानकारी ले, कोई पढ़ाई करे, ठीक है, किसी के बारे में सर्च रिसर्च करे और आपको एक जो है इको फ्रेंडली जो आपके शरीर के लिए सहज हो, ठीक है, जैसे आपको कूलर के अंदर हम बैठा दें, ठीक है, या एसी के अंदर बैठा दें, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन से परिस्थिति में आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो वैसे उस समय जो है आपको अगर ध्यान देंगे तो वो लोकेशन लोकेशन जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन इन चीज़ों को सपोर्ट करती थी और इसी की वजह से यहाँ पे अधिक जो है चीज़ों का रचना किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला आपका टॉपिक है। देखिए अभी तक हम लोग यही देखे हैं कि आपका जो है ये जितनी भी ज्योग्राफिकल स्थितियां हैं वो इतिहास को कैसे सपोर्ट कर रही हैं, आखिर व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है, इन सब के बारे में। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखें कि आखिर मानसून जो है कैसे हेल्प करेगा। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखें कि दर्रा का क्या इंपॉर्टेंस रोल जो है था, पहले मानसून का क्या रोल था, ये सब के ऊपर अभी हम लोग बात किए। चलिए, मैदानों की कछारी मिट्टी के पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराई के जंगलों का साफ करना आसान था। ठीक है, जहाँ जंगल कम होगा आसान ही होगा और इन तराइयों में बहने वाली नदियाँ कम भी चौड़ी थी, अतः उन्हें पार करना भी कठिन नहीं था। और यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा जो है मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम की ओर विकसित हुए थे। इनिशियल में जो है यही मार्ग लोग अपनाते थे। संभवतः इन्हीं कारण से ईसा पूर्व छठी सदी में सबसे पुराने कृषि बस्तियां तराई वाले इलाके में बनी और यहीं के रास्ते से व्यापार भी अपनाए गए। तो वो जो घाटिया वाली क्षेत्र है वो विकसित होने का उस समय यही रीजन था। ऐतिहासिक भारत का देखें, वक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी हुई होती है। नदियों के ये क्षेत्र जो है सिंधु का मैदान हो गया, सिंधु गंगा हो गया, जल विभाजक, गंगा की घाटी हो गई, ब्रह्मपुत्र की घाटी हो गई। आप देखेंगे तो इन सब रीजन में यहाँ पे मानव का बसने का यही सब रीजन था। ठीक है, यहाँ पे पानी का उपलब्धता होना, ठीक है, ये जो है आपके जीवन को सपोर्ट करता है। ज्यो ज्यो हम जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों पाते हैं कि वार्षिक जो है वृष्टिमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 तक पहुंच जाता है। यहाँ से क्या बता रहा है आपको, पश्चिम से पूरब बढ़ने की। ठीक है, ये भारत हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूरब बढ़ेंगे इस इलाके में देखेंगे तो सबसे अधिक बारिश होती है आपको। और यहाँ पर तो इतनी बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलती है। आपको पता है ये मानसीराम जो है चेरापूंजी, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका ज्योग्राफी का भी अच्छा फाउंडेशन यहाँ से बन जाएगा इस चैप्टर से। 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित जो है सिंधु प्रदेश पेड़ पौधे और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर के वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधे को भी पत्थर और तांबे के औजार से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। ठीक है, तो आप देखेंगे तो बारिश अगर जहाँ कम होगी तो आपको ये बात पता है, बारिश कम होगी तो वहाँ पे जो है आपको जंगल भी जो है कम देखने को मिलेगा, वनस्पति जो है कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको जो है जंगलों का सफाई करने में क्या होगा, बिल्कुल आसानी होगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, घने वनस्पति होंगे और जंगलों का सफाई करना आसान नहीं होगा और इस तरह से कृषि योग्य भूमि बनाना भी वहाँ पे आसान नहीं होगा। परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित जो है मध्य गंगा घाटी जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था। देखिए बारिश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे जंगल क्या होगा, घना होगा, तो ऐसे में आप वहाँ पे सफाई नहीं कर सकते हैं। और जब 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित जो है ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया, जंगलों के बारे में तो कतई संभव ही नहीं था। ठीक है, ये उस टाइम पीरियड के रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए बातें कही जा रही हैं। आज तो हम लोग चाहें तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि जंगलों का सफाई जब चाहे जहाँ चाहे जैसे कर सकते हैं बहुत कम समय में।
घने जंगल और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजार से संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद विकसित हुए थे, इनिशियल टाइम पीरियड में तो ये थे नहीं। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में किया गया। तो जो भी पश्चिमी प्रदेश हुआ जहां बारिश कम होता है, वहीं पे प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल जो है किया गया, और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर पे पश्चिम से पूरब की ओर होता गया। आप देखेंगे तो इनिशियल टाइम पीरियड में जो है, ठीक है, आप ध्यान देंगे तो इस रीजन में जो है लोग बसे, ठीक है, पश्चिम में बसे, और धीरे धीरे इनका प्रसार होते हुए ये गंगा घाटी में पहुंचा। अब देखिए गंगा घाटी में कब विस्तार हुआ इनका, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आप देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक ये टोटल डेवलपमेंट होता है। इसमें से यदि बात करें 1500 ईसा पूर्व से अगर 1000 तक का, तो इंसान जो है कहाँ पर रहता था, इस इलाके में रहता था। बारिश कम हो रही है, जंगलों को जो है इजिली सफाई कर सकता है, कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है, नदी अवेलेबल ही है, सिंधु नदी। लेकिन बाद में जब लोहे का आविष्कार हो जाता है, ठीक है, और गंगा नदी तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जंगलों का सफाई हो जाता है इजिली, कृषि सरप्लस बन जाता है, और इस तरह से प्रसार हो जाता है मानव का। तो आप देख रहे हैं ये पश्चिम से जो है पूरब की ओर कैसे विस्तार हो रहा है, और ये आपको यहाँ पे 1000 से 600 बीसी में ये सब कहानी होती है। आगे देखिए, सिंधु और गंगा के मैदान में शुरू हुई खेती यहाँ बढ़िया फसल होने लगी, और इससे एक के बाद कई संस्कृतियों का जो है संवरण हुआ, ठीक है। सिंधु और गंगा वाली बात, नदी में बात कर रहे हैं। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदान में मुख्यतः क्या होता था, गेहूं जौ की उपज होती थी पश्चिमी मैदान में, ठीक है। पश्चिमी की बात की जा रही है, यहाँ पे गेहूं जौ देखने को मिलता है, और आज भी देखेंगे तो राजस्थान वाले इलाके में आपको जो है गेहूं जौ का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। जबकि मध्य भाग और निचले भाग में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था, ठीक है। चावल जो है गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोग का भी मुख्य भोजन बना हुआ था। जो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ और विकास हुआ, वो भी सिंधु घाटी में ही हुआ, आप सभी को पता ही है, और इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा होगी। वैदिक संस्कृति का उद्भव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ पहले, ठीक है, हम लोग देखे थे अभी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसी रीजन में हुआ था, ठीक है। यानी जो आज का अपना भारत का जो पंजाब हो गया, पाकिस्तान वाला जो है पूर्वी पंजाब, जो आज का जो है आपका पाकिस्तान हो गया, वहीं पे विकसित हुआ था। नेक्स्ट देखें, तो हम लोग कहाँ थे, वैदिक संस्कृति का उद्भव, ठीक है, पंजाब में हुआ, विकास जो है पश्चिमी घाटी में। अगर वैदिक तो उत्तर का बात करें, संस्कृत का तो जो मुख्यतः लोहे का प्रयोग जो है आश्रित थी, अभी हम इसके ऊपर बात करें, लोहे का जैसे प्रयोग होने लगा तो मध्य गंगा घाटी में जो है ये सभ्यता जो है, ये संस्कृति यहाँ पे फूली फली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को अगर देखें यहाँ पे, तो उत्तरी में जो है यहाँ पे गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में अगर बात करें तो असम सहित समूची जो ब्रह्मपुत्र की घाटी थी, आरंभिक मध्य युग में उसका महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन्हीं घाटियां और मैदानों में प्रभुत्व जो है पाने में आपस में लड़ती रही कि कौन जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ होगा, और इनमें भी जो है आपको शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष जो है लोलुप रही, और इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, आपको पता ही है, गंगा यमुना दोआब के लिए, और यहीं पे मगध जो है आपको पनपा है। नदियां जो है वाणिज्य और संचार की मानोधमनियां हैं, वाणिज्य के लिए चाहे संचार के लिए, आपको पता ही है। देखिए नदियां जो है व्यवसाय के लिए कैसे है, जीवनदायिनी। जहां नदियां होगी वहां मिट्टी कैसा होगा, आपको जलोढ़ मृदा होगा, ठीक है। और जलोढ़ मृदा आपको पता है कृषि योग्य भूमि है, इसमें बहुत अच्छा कृषि होता है, ठीक है। इसमें नेचुरल, जैसे आज आप सुनते होंगे कि अभी जो है गवर्नमेंट जो है किस पे ध्यान दे रही है, ठीक है, तो इस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ किया जा रहा है, नदी के जो है 5 किलोमीटर के रेंज में, यानी गंगा नदी है तो गंगा नदी के ऊपर 5 किलोमीटर और यहाँ पे नीचे 5 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है नेचुरल सपोर्ट करता है, और यहाँ पे बिना खाद वगैरह का इस्तेमाल किए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यदि यहाँ पे उच्च उपज वाली भूमि है तो आपको सरप्लस बनेगा, और इससे जो है आप मजबूत बनेंगे। संचार के लिए कैसे है, नदियों के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको धमनी बताया गया है। प्राचीन काल में जो है आपका सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नाव से होता था, और नाव कहाँ पे चलेगी, नाव नदियों में चलेगी। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अभी तो आपको पता है कि सिनारियो चेंज हो गया है। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नाव से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए थे।
ठीक है, जो भी पत्थर के जो स्तंभ थे वो नाव से ही एक जगह से दूसरे जगह, आपको पता ही है, अशोक का जो स्तंभ है, अभिलेख है, भारत के कोने कोने से पाया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक देखेंगे तो पाया गया है। तो ये सब का माध्यम यही रहा है। संचार साधन के रूप में नदियों का यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक भी कायम रहा। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन जो आए वो भी नदियों के माध्यम से ही आ रहे हैं, समुद्र के माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी संचार का काम कर रहा है। इसके अलावा नदियों का बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता है और उन्हें क्या करता है, आपको उपजाऊ बना देता है, जिसके ऊपर हम लोग बात किए हैं। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी, किंतु नदियों का भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे, और इस प्रकार अनेक प्राचीनतम इमारत जो है बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई है। इसलिए आप देखेंगे तो इधर इतिहास जो है, जहाँ पे बाढ़ आती है तो इतिहास का जो है नमूना यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी के तट पे ही आपको बसी थी। आजकल जो है नए शहरों का स्थापना रेल मार्ग या सड़कों के संगम पे की जाती है। जहां तक देखिए सड़क पहुंचेगा, रेल मार्ग पहुंचेगा, लेकिन उस समय जो है आप देखिए कि राजधानियां को नदियों के किनारे बसाने का तात्पर्य क्या था, कि वहां से जो है यात्रा सुगम हो सके। अथवा जो है बात करें तो औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में, लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर जो है अधिकतर नदी के तट पे ही स्थापित होते थे। ये सब बात हो रही है इनिशियल टाइम पीरियड के। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का भी काम किया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे और कुछ है क्या? ठीक है, ये आपको मैप दिखाया गया है। ठीक है, एक मैप दिखाया गया है, एक भौगोलिक मैप है। चलिए इसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो ये भारत का प्राकृतिक मैप है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे चीन दिख रहा है, ये तिब्बत दिख रहा है, ये आपको नेपाल वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये आपको जो है, ये जो ब्लैक के यहाँ पे ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये क्या है, आपका हिमालय है। ठीक है, तो पूरा ये हिमालय का जो है पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी में यदि ध्यान देंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ हिंदू कुश वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, ये हिंदू राज दिख रहा है। ठीक है, ये सुलेमान दिख रहा है आपको, ये किरथर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नदियों को, चूंकि ये प्राकृत है तो यहाँ पे नदियों को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ये गंगा नदी को दिखाया गया है। इसकी जो है सहायक नदी यहाँ पे यमुना हो गई, जो आगे आके मिल गई। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये बिंद वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई भी आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो आपको ऐसे डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये समुद्र तल से जो है ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा कहने का मतलब है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए इंडिया हो गया। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये तो इसका कौन सा हो गया, पूर्वी भाग हो गया, और ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताइए पूर्वी भाग ज़्यादा ऊंचा है या पश्चिमी भाग? और यदि आपको पता चल गया कि कौन सा ऊंचा भूमि है, तो नदियों का फ्लो कैसे होगा? मान लीजिए पश्चिमी अगर तट ज़्यादा ऊंचा है तो नदियाँ जो है पश्चिमी से पूरब की ओर जाएंगी। ठीक है, जनरली जो है इनका फ्लो ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इस इमेज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, देखिए ये वाली डॉटेड जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये क्या है, ऊंची भूमि है समुद्र तल से। ये वाली तो ऊंची हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला व्हाइट वाला जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, 300 से कम है यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ आपको क्लियरली मेंशन हो गया होगा कि जो भी नदियाँ जाएगी अपना पानी कहाँ जाके छोड़ेगी, इधर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहीं पे जो है इधर पानी जो है, सब अपनी नदियाँ यहाँ पे पानी गिराएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये जो है एक भौगोलिक आपको मैप दिया हुआ था। बाकी जो है ये यहाँ पे आपको नीचे जो है आपको ये श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ लक्षद्वीप आपको दिख रहा है। एक और बात, यहाँ पे ये जो समुद्र है, तो ये 12 नॉटिकल माइल तक जो है भारत के ही क्षेत्र में आता है। तो इसमें जो भी कुछ पाया जाएगा वो भारत के ही क्षेत्र में आएगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका, यहाँ पे छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाए गए हैं। ठीक है, बाकी जो है इसमें आपको पठार पर्वत वगैरह भी दिखाया गया है, तो जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये विंध्याचल वाला रेंज हो गया, ये मालवा का पठार हो गया, ये दक्कन का यहाँ पे पठार हो गया। ठीक है, ये आपको भारत का जो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मरुस्थल वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ पे मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। ठीक है, राजस्थान और ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर बात करेंगे, इसमें ध्यान देंगे तो इस पे आपको, खैर हम ज्योग्राफी में मैप के बारे में स्पेशल आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, मैप का अलग से आपका क्लास हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, और ये क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, यानी ये 23.5 डिग्री आपको लाइन है।
ठीक है, तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा के ऊपर क्या स्थिति है, नीचे क्या है, आखिर ये कर्क रेखा है तो इसके आसपास के क्षेत्र की जलवायु कैसी है। कर्क रेखा से जब दूर जाएंगे तो जलवायु की क्या स्थिति रहेगी, आपको पता है कर्क रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पे जलवायु जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अधिक यहाँ पे ठंडी जलवायु पाएगी। कर्क रेखा के जो नजदीक होगा यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर और आप इससे इधर जाते जाएंगे गर्मी बढ़ते जाएगा। और आप देखते होंगे कि देखिए ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री लाइन, ठीक है, अक्षांश रेखा हो गया। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री वाला है। ठीक है, तो अगर इंडिया के लोकेशन की बात करें, आपका भारत ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, ठीक है, काले होंगे। ठीक है, यहाँ बढ़ते जाइए, ठीक है, ये जो कश्मीर वाला इलाका यहाँ पे आपका पड़ेगा, यहाँ पे कश्मीर वाला, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडी ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ के लोग क्या होंगे, थोड़े से गोरे होंगे। तो जलवायु पे जो है वहाँ का जो है आपको व्यक्तियों का जो है फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बाकी सब डिटेल जो है ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे। बाकी एक आपका ये ओवरऑल जो है एक प्राकृतिक मैप रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, कि सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का भी काम किया है। ठीक है, कि नदी जो है राजनीतिक सीमा बनाने का काम की है और सांस्कृतिक सीमा बनाने की भी काम की है। और ये जो है काम पर्वतों ने भी किया है। ठीक है, पर्वत हमको आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हिमालय पर्वत जो है भारत को प्रोटेक्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, उसके अगर उत्तरी सीमा देखें तो महानदी थी उत्तरी में। ठीक है, कहा कौन थी, महानदी है उत्तरी में। और दक्षिणी में देखेंगे तो गोदावरी है। और इस प्रकार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी है और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदान को जो है ईसवी सन तक आरंभ काल में अचानक जो है ऐतिहासिक महत्व इस सबको मिला है। जब सतवाहन और उनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए, फिर भी तमिलनाडु का अधिकतर जो है भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा हुआ है। अच्छा, नदियों के घिरने से क्या है, जैसे देखिए मगध जो है सबसे उस समय सर्वश्रेष्ठ हुआ था, तो उसका रीजन क्या था, एक तो नदी भी इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, पहाड़ी भी इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, लोहा भी यहाँ मिल रहा था। ठीक है, वैसी स्थिति कुछ यहाँ देखने को मिल रही है। कावेरी घाटी दक्षिण में जो है वैगी नदी तक और उत्तर में पेनार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ तक थोड़े पहले यहाँ जो है चोल शासक स्थापित हुए थे और ये प्रदेश जो है उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। ये सब आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासनकाल में ईसा की चौथी जो है यहाँ पे चौथी से लेकर छठी सदियों के प्रसिद्धि पाई थी। तो सिंपल सा कहानी का ये है, जितनी भी कहानी आपको यही बता रही है कि अगर कोई मान लीजिए नगर है, उसको नदियाँ पर्वत अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे शासन व्यवस्था जो है चलाना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रायद्वीपीय और पूर्वी भाग में कोरोमंडल जो है समुद्र तट से घिरा हुआ है, कोरोमंडल तट। यद्यपि पूर्वी घाट पर देखेंगे तो समुद्र तट रेखा पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं है। ठीक है, तो पूरब की ओर जो है बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इनमें अनेक रास्ता बना दिए हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम थोड़ी देर पहले बात भी किए थे। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनेक भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि ये नदियों का विस्तार ऐसे है, नदियों से जो है इजिली यहाँ पे आप व्यापार करना है या आपको जाना है तो आप जा सकते थे। अरिकामेडु, जिसका आधुनिक नाम जो है महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पे ही अवस्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय के पश्चिम भाग में जो है ऐसा आपको सुस्पष्ट परदेशी की इकाई नहीं है अगर पूर्वी पश्चिमी भाग में देखें, परंतु उत्तर में ताप्ती जो है और दक्षिण में भीमा के बीच प्रदेश जो है महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा और उत्तरी कृष्णा में, दक्षिण के तुंगभद्रा के बीच में प्रदेश जो है कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। ये नदियों के बीच में जो है भूमि का खंड है। तो ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि ऊपरी कृष्णा और दक्षिण में तुंगभद्रा देखेंगे तो उसके बीच कर्नाटक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनका लोकेशन इंडिकेट कर रहा है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्ति के बीच इन नदियों में लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया है। ये नदियां ही उस समय प्राकृतिक सीमा बनाती थी। एक और जो है बादामी के चालुक्य थे और राष्ट्रकूट को जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी जो है सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई।
अब ये नदियाँ क्या हुई, उस समय ऑब्स्टेकल का काम की। दूसरी ओर देखें तो पल्लव और चोलों ने इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई, ठीक है, क्योंकि नदियों जो है एक प्राकृतिक सीमा बना रही है। प्रायद्वीप के जो है सुदूर दक्षिण पश्चिम में तटीय प्रदेश में देखें, जो आज का केरल राज्य है, ठीक है, केरल राज्य की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय का समुद्र तटवर्ती पश्चिम भाग मलाबार तट इसका कहलाता है। आगे देखें, बिल्कुल यही सब कहानी है। मैं चाहता था इन सब चीज़ों को स्किप कर देता, लेकिन बताने का पर्पस ये है कि इसमें कुछ कुछ घटनाएं ऐसी है जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सारा पढ़ने के बाद आपका समझ जो है और ज़्यादा इस चीज़ पे डेवलप होगा। एक बार अगर समय खर्च कर रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि एक बार करें और सर्वश्रेष्ठ करें। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का कोशिश करें। और सर्वश्रेष्ठ जब भी देना होता है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, आप ओवरव्यू नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, तो हम लोग देख रहे थे कि इस तट पे कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं, फिर भी तटीय प्रदेश और समीप महाराष्ट्र देखे, कर्नाटक, केरल के प्रदेश के बीच में जो है आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते हैं, क्योंकि इन दर्रों को जो है पार करना यहाँ पे आसान नहीं होता है। उत्तर में देखें तो सिंधु गंगा के नदी प्रणाली जो है, दक्षिण में विंध्य पर्वत हो गया श्रृंखला, इन दोनों के बीच विस्तृत प्रदेश अरावली जो है पर्वतों द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वत से देखेंगे, ये सब ज्योग्राफी में ऐसे हम लोग लोकेशन वाइज पढ़ेंगे वहां भी। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुस्थल में पड़ता है। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। अब मरुभूमि में जीवन कहाँ से संभव होगा, ठीक है, फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वरक जो है मरु उद्यान थे, जहाँ कहीं कहीं बस्तियां थी, और आरंभ काल में ही ऊँटों के सहारे यहाँ जो है लोग रहते थे, और आज भी ये मौजूद है। यहाँ आज भी देखेंगे तो घनी बस्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। मरुभूमि जो है पार करना संभव था। राजस्थान का देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। केवल उसका कौन भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। इसके अलावा खेतरी की तांबे की खानें उसी क्षेत्र में होने का वहां ताम्र प्रसारण युग में बस्तियां मिलती है। अब देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है मजबूर करती है आपको वहां जाने के लिए, अगर आपको कठिनाइयां भी हो रही है तो, ठीक है। भारत का मान लीजिए, ये आपका मोटा मोटा मान लीजिए मैप हो गया, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो राजस्थान वाला इलाका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है आपको, प्राचीन काल में तांबा पाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, आपको सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं पे थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, आप सभी को पता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे कांसा जो है इसका मैन्युफैक्चर किया जाता था, यानी इतने उन्नत उस समय का सभ्यता था, प्रथम नगरीय सभ्यता था ये। तो ये कांसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तांबा और टीन चाहिए, ठीक है, तांबा प्लस टीन, ये मिलके क्या बनता है, कांसा बनता है। और ये तांबा जो है खेतरी राजस्थान से लेके जाया करते थे, और जो है टीन ये आपको अफगानिस्तान से लेके आया करते थे। ये लोकेशन जो है मजबूर करता है आपको आने के, जब कि यहाँ पे कठिनाई भी हो, तो इस समय जो वहाँ की स्थिति ये थी। खैर यही बताया जा रहा है, और आपको एक क्वेश्चन में इंडिकेट भी करना था। तो खेतरी में जो है आपको क्या बताया जा रहा है, तांबे की खानें हैं, और उसी क्षेत्र में होने का वहाँ ताम्र प्रसारण युग में बस्तियां भी बनी हुई है। अब ये तांबे का खान है तो वहां से व्यापार किया जाएगा, व्यापार करने के लिए वहां बस्ती भी बनेगी। राजस्थान की सीमा जो है गुजरात में उपजाऊ मैदानों में जाकर मिलती है, जहाँ नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, और साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार पार करती हुई समुद्र में गिरती है, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है आपका, कुछ नदियाँ जो है अभी हम बताएं कि मैक्सिमम नदियाँ यहाँ पे आपको इस साइड अपना पानी जाके यहाँ पे समुद्र में मिला देती है, लेकिन कुछ नदियाँ यहाँ पे अपनी जो है पानी यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में जाके गिराती है। ऐसी कौन कौन सी नदियाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साबरमती हो गई, ठीक है, माही हो गई, आपको ताप्ती हो गई, ये सब जो है अपना पानी कहाँ, इधर आपको पानी अपना गिराती है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा अरब सागर में जो है पानी गिराने वाली जो है कौन कौन नदियां हैं, तो ये सब हैं, ठीक है। और आपको पता है जहाँ नदी होगी वहाँ उपजाऊ भूमि होगा, ठीक है। तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, साबरमती नदियाँ इस प्रदेश की पार करती हुई समुद्र में गिरती है। दक्षिणी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित जो है इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है काठियावाड़ वाला प्रायद्वीपीय भी यहाँ पे शामिल है। इस राज्य की बात करें तो तटीय क्षेत्र जो है काफी जो है दंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह भी बने हुए हैं,
ठीक है, पुराने समय से यहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं, और यही कारण है कि प्राचीन काल में गुजरात के समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ लोगों को देखेंगे तो उद्यमशीलता व्यापारी सिद्ध हुई है, लेकिन पुराने समय से वहाँ पे डकयार्ड वगैरह बनाया हुआ गया था, क्योंकि समुद्र भी था। गंगा जमुना दोआब अगर देखें तो दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश राज्य, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूरब में सोन नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये दोआब जो है इसका रीजन बताया जा रहा है, और ये काफी उपजाऊ भूमि है। उत्तरी भाग में देखें तो उपजाऊ मैदान है ये। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे राज्य जो है बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो है मध्य प्रदेश नहीं रहा, अभी आपका राजस्थान है, पहले था ये। ठीक है, अभी राजस्थान है, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हो गया, वहां से छत्तीसगढ़ निकल गया। ठीक है, यहाँ मोटे तौर पे पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग जो ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय जो है ऐतिहासिक महत्व इसको मिला, ठीक है, इस प्रोटेक्शन की वजह से। परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूमि शामिल है जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र बना रहा। गुजरात के बंदरगाहों में मालवा महत्वपूर्ण यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सब जोग्राफिकल लोकेशन का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है आपको। मालवा तथा गुजरात पे अधिकार जो है स्थापित करने के लिए यहाँ पे आपको दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध भी हुआ है, और ये महत्वपूर्ण क्षेत्र पे अधिकार जमाने के लिए ईसा के पहली और दूसरी सदियों तक शक हो गए, सातवाहन हो गए, इनमें भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। 18वीं सदी में देखेंगे तो मराठे और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी है। ठीक है, रीजन क्या रहा, देखिए, किसी क्षेत्र पे कोई अगर कब्जा करना चाहता है, आधिपत्य जमाना चाहता है, तो उसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस होगा। तो वहाँ पे देख रहे हैं वो प्रोटेक्टेड इलाका है सब। नदियों द्वारा जो है कहीं कहीं, पर्वतों द्वारा जो है घिरा, और कहीं कहीं डेल्टा या पठार के रूप में भी, ऐसे प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई है, जहां विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान और हमको पतन देखने को मिला है। विशाल देश के यातायात में कठिनाइयों को, प्राकृतिक सीमाओं को मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यह आसान नहीं था अन्य सारे जो है प्रदेशों पे अपना शासन स्थापित कर सके। शनै शनै प्रत्येक जो है प्रदेश ने एक जो है ऐसी पृथक संस्कृति इकाई के रूप में धारण किया, जिसकी जो है अपनी अपनी भाषा और जीवन पद्धति बन गई। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक मूल हिंदी आर्य भाषा के रूप में विकसित हुई, और इसलिए इनमें जो है बहुत से तात्विक समानताएं दिखाई देती है। एक और महत्व की बात यह है कि लगभग सारे देश में संस्कृति का विकास होने लगा, और वही समझी जाने लगी। देखिए, इस देश में बात करें तो विभिन्न जो है धर्म को मानने वाले लोग रहे, पर उसके बाद भी यहाँ पे एकता देखने को मिला। रीजन सब ये रहा। विंध्य पर्वत जो है श्रृंखला देश के पूरब से पश्चिम के बीचों बीच विभक्त करती है। ठीक है, विंध्य पर्वत की बात हो रही है, और इस प्रकार देखेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजक रेखा के रूप में है ये। ठीक है, ये जो यहाँ पे बिंद वाली पर्वत है, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत का विभाजक एक नेचुरल क्या है, एक डिवाइड करती है भारत को दो भागों में। द्रविड़ भाषा जो है बोलने वाले लोग बिंद के दक्षिण में रहते थे। ठीक है, तो ये जो निचले वाला हिस्सा है आपको, इधर द्रविड़ बोलने वाले लोग रहते थे। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले उत्तर में रहते थे, ये वाला क्षेत्र में। ठीक है, और दोनों के बीच जो है यहाँ पे कौन आ गया, बाउंड्री के रूप में आपका बिंद क्षेत्र आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक जो है आपको मैप दिखाया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये ज्योग्राफिकल मैप आपको दिखाया गया है, वर्षा की स्थिति दिखाई गई है। तो देखिए जो यहाँ पे ब्लैक आपको डॉटेड लाइन है, बिल्कुल ब्लैक लाइन है यहाँ पे, ये आपको क्या है, यहाँ पे अधिक वर्षा होता है। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, आपको ध्यान देंगे, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, अधिक बारिश होता है भारत में। और यहाँ पे जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगा। ये वाला जो है आप किनारा देख लें, ये जितना ब्लैक लाइन है, यहाँ पे आपको अधिक बारिश देखने को मिलेगा। इससे कम जो है ध्यान देंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये जो आपको डॉटेड लाइन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे जो है 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच बारिश है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो लाइन आप दिख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 से 200 नहीं है, यहाँ पे आपको 60 से 100 है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे जो है इससे कुछ अधिक 100 से जो है 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश देखने को मिलता है, ये वाला रीजन पूरा 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा ध्यान देंगे तो जो डॉटेड लाइन है आपको, ये वाला डॉटेड लाइन, ठीक है, यहाँ जो है बहुत कम, 20 से मात्र 60 सेंटीमीटर, और जो बिल्कुल प्लेन है वहाँ 20 से भी कम।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही बारिश देखने को आपको नहीं मिलता है। तो ये जो है मरुस्थल वाला ही इलाका है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है इस मैप में दिखाने की कोशिश किया गया है कि भारत में जो है वर्षा की क्या स्थिति है। ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं हम। पूरा मैप देखिए यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे काला डॉटेड लाइन है, ये क्या है, 400 सेंटीमीटर से अधिक है। ये जो है एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, 2 से 400 है। ये आपको जो लाइन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे जो है 100 से 200 के बीच में है। ठीक है। और ये वाला जो रीजन दिख रहा है, यहाँ पे और कम बारिश है। यहाँ पे 60 से 100 है। ये डॉटेड लाइन में तो बिल्कुल बहुत कम हो गया है, 20 से 60। और जहाँ आपको व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल आपको बारिश होता ही नहीं है। ये बारिश का स्थिति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बारिश का क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी को पता अभी तक चल गया होगा। ठीक है। इतिहास में भी बारिश का क्या इंपॉर्टेंट है, मानसून का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्र जो है, अप्रवासी और व्यापारी लोग आ बसे थे यहाँ पे। पश्चिमी तट हो या पूर्वी तट है। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला था, आप देखिए थे। इनिशियल में जो भी आए थे विदेशी व्यापार, सब दक्षिण में ही आए थे यहाँ पे। ठीक है। विंध्य की यह सीमा जो है अलग नहीं थी। प्राचीन काल में जो है, इनिशियल टाइम पीरियड में बिंद तो एक सीमा ही बनाया हुआ था, जो बिल्कुल जो है एक चट्टान की तरह खड़ा था। संचार व्यवस्था कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते और दक्षिण के लोग उत्तर आते थे उस समय। ठीक है। तो अब अभी हम लोग देखे थे कि दक्षिण में जो है वहाँ पे द्रविड़, और उत्तर में यहाँ पे आपको आर्य लोग जो देखने को मिल रहे हैं। संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान भी होता रहा। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया है, और कोशिश भी किया है, जो भी उत्तर की शक्तियां हैं। और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में भी प्रवेश किया है समय समय पर। इतिहास में अभी हम लोग देखेंगे कि उत्तर के कौन कौन शासक जो है दक्षिण तक हमला किए और जो है अपने में मिलाने का कोशिश किए। ठीक है। दक्षिण से कौन कौन यहाँ पे आया। धर्म प्रचार को लेकर देख लें, सांस्कृतिक नेताओं विशेषता ब्राह्मणों पे भी यही बात लागू होती है। दोनों ओर का यह आवागमन निरंतर जारी रहा, और इससे सामाजिक जो है संस्कृति का भी विकास हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि देखें, देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं था। ठीक है। अब हर एक जगह तो सेम कंडीशन नहीं बनेगा, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया था। ठीक है। और उस समय जो है व्यापारिक मार्ग भी बन गई थी। प्राकृतिक संपदा का उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोग की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा के बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। ठीक है। आज जो है आज बहुत जंगलों का कटाई हो गया है, आप सभी को पता ही है। इन जंगलों से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन, लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, तो लकड़ी के मकान और लकड़कोट भी बनाए जाते थे। बहुत सारे लकड़ी का मकान बनाया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त का भी यहाँ पे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वहाँ पे भव्य महल बना था, उसमें भी लकड़ी का उपयोग हुआ था। इनके अवशेष जो है पाटलिपुत्रा में भी देखिए मिले हैं, जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित की हुई थी। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच नदी घाटियों में स्थापित की गई थी। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मंत्रियों जो मूर्तियां हैं, उनका निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन और दक्षिण भारत में अधिक संख्या में है। अब देखेंगे तो पत्थर की जो भी मंदिर बनी है या जो भी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन वाले इलाके में और दक्षिण भारत में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और आज भी उपलब्ध है। तांबा जो है देश भर में व्यापक रूप से बिखरा हुआ है। तांबा की बात करें तो तांबे की जो है परम जो है समृद्ध खाने छोटा नागपुर के पठार में है। उसके अलावा विशेषकर सिंहभूम जिले में भी पाई जाती है। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। 130 किलोमीटर दूरी में पाया जाता है। और पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तांबे का औजार का भी इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता ही है कि तांबा जो है मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला धातु है। बिहार के सबसे पुराने निवासी जो है सिंहभूम और हजारीबाग के तांबों के इन खानों का उपयोग किया करते थे। ठीक है। दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के जो है बहुत से औजार मिले हैं। तांबे के जो है विपुल भंडार राजस्थान के खेतरी के खानों में भी मिले हैं। और अभी हम बात किए थे कि यहाँ से जो है
सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा लेके जाया जाता था। इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में रहने वाले जो भी प्राक वैदिक और वैदिक लोग थे वो इसका किया करते थे। खेतरी इलाके में जो है तांबे के बहुत से सेल्ट जो है पाए गए हैं, और ये लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले ही अवधि के प्रतीत होते हैं। चूंकि देखें, तांबा का उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र जो है मानने लगे, और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में आज भी आपको पता है व्यवहारिक उपयोग सबसे ज्यादा इन्हीं का होता है। आज हमारे देश में जो है टीन का उत्पादन नहीं होता है। आज भी आपको पता है टीन के उत्पादन में जो है अफगानिस्तान ही आपको नंबर 1 है। तो प्राचीन काल में यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं यहाँ धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं। क्योंकि तांबे और टीन को मिलाने से ही क्या बनता है, आपको कांसा बनता है, जिसके ऊपर हम लोग बात कर लिए हैं। और इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल में अगर कांसा की वस्तु अधिक नहीं मिलती है प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, ध्यान देंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोग राजस्थान से कुछ टीन जो है प्राप्त करते थे, परंतु वो टीन आयात मुक्त अफगानिस्तान से करते थे। बड़े पैमाने पर जो है अफगानिस्तान से आपको मंगाया जाता था, और वहाँ भी सीमित मात्रा में ही रही है, वह भी सीमित मात्रा में रही है। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग जो है कांसे के औजार का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र और जो है यहाँ पे क्रीट की अपेक्षा जो है कम ही मिले हैं, और जो मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है। ठीक है, तो टीन वहाँ पे चूंकि इस रीजन में ही कम हो रहा है, तो आपको पता है टीन जो है तांबा और यहाँ पे सॉरी टीन नहीं, कांसा यहाँ पे तांबा और टीन को मिलाने से बता है। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में वास्तव में कांस्य युगीन अर्थात ऐसे युग जिसमें औजार और जो आपको, ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एक इमेज दिखाया गया है कि भारत में तांबा, लोहा वगैरह, सोना का निक्षेप कहाँ जो है प्राप्त होता है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो बिल्कुल इमेज को ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका तांबा वाला क्षेत्र, खितरी हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंहभूम वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको। ठीक है, इस इलाके में देखेंगे तो खूब सारा लोहा आपको आज भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है सोना आपको पाया जाएगा, कोलार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिख जाएगा कहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक खेतरी लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो भी आपको भारत में जो है इस चीज़ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम जूम इन करते हैं, बाकी जो है समझने का जो है प्रयास करते हैं। देखिए भारत में जो है तांबा, लोहा और सोना, इसका नीचे भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ये वाला इलाका दिख गया तांबा का आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पलामू दिख रहा है, राजमहल, ठीक है, सिंहभूम, मयूरभंज, ठीक है, ये सब में आपको यहाँ पे। इसके बाद ये वाला जो जहाँ डॉटेड डॉटेड इलाका दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सब इलाके में हमको जनरली तांबा, लोहा, अयस्क और सोना का निक्षेप यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर जो है कांसे के ही होते थे धातु, कब, हड़प्पा सभ्यता में ठीक से आया ही नहीं है। ईसवी सन के आरंभिक शतकों से देकर देखें तो भारत का घाना जो है संपर्क बर्मा से रहा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ, जहां टीन का विपुल भंडार था। ठीक है, फलस्वरूप जो है बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा। विशेषतः दक्षिण भारत में बनने वाली जो है देव प्रतिमाएं, बिहार में मिली जो है पालकालीन की जो है कांसे की प्रतिमाएं के लिए टीन संभवतः जो है हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था। क्योंकि आपको हजारीबाग में पिछली सदी के मध्यकाल तक टीन के अयस्क को गलाने का काम होता रहा था। भारत में अगर लोहा की बात करें तो लोहा अयस्क में भारत समृद्ध रहा है, पहले से ही है। यहाँ मुख्यतः जो है दक्षिण बिहार हो गया, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता था। ठीक है, अब ये सारा क्षेत्र जो है दक्षिणी बिहार वाला ये झारखंड में चला गया है, तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं आपका झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे आपको खूब सारा लोहा का अयस्क पाया गया है। अभी हम लोग इमेज में भी देखें, एक बार अयस्क गलाने की विधि धौकनी का इस्तेमाल जो है सीख लेने पे युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया। परंतु देखेंगे तो लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने में, गहरी और नियमित जो है खेती करने में। ठीक है, बहुत सारा खेत जो है उसका मिट्टी आपको पता है बहुत हार्ड होता है, तो वहाँ पे जो है लोहे का ही यहाँ पे औजार बना के खेती कर सकते हैं। तो ये जंगल का काटना हुआ या खेती करना हुआ काफी आसान हो गया। मगध में जो है ईसा पूर्व अगर छठी से चौथी अगर हम लोग सदी की बात करें,
ठीक है, छठी से चौथी की बात करें, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यहाँ पे क्या था? तो बिल्कुल यही ही था। उसमें हम थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात किए हैं। इस प्रदेश में ठीक दक्षिण में जो है लोहा उपलब्ध था। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके जो है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ईसा पूर्व छठी पांचवी शताब्दी का महत्वपूर्ण राज्य जो है बन पाई थी। सातवाहनों ने है बिंद के दक्षिण में उदित हुई अन्य सताओं में भी शायद आंध्र और कर्नाटक के लौह एस का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। आगे देखें, अगला है आपको, आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। और यही कारण है कि ईसा की जो है 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पे शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सीसा राजस्थान के ज्वार से भी प्राप्त किया गया होगा। ठीक है, हमारे देश के सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत या जो पंचमार्क कॉइन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मुख्यतः चांदी के थे। यद्यपि देश में यह धातु विरल मिलती थी, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। अकबर के समय तक इन खानों का उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के ही थे। ये सब आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी धातुएं प्राप्त हुई है और इन धातुओं का इस्तेमाल जो है प्राचीन काल के इतिहास में कैसे किया जाता रहा है। प्राचीन में अगर स्वर्ण की बात करें, नदी धाराओं से बने जमाव से चुने जाते थे, जहाँ के हिमालय और जल धाराओं में बहकर मैदानों में आते थे। ऐसे जमाव को हम लोग प्लेसर्स कहते थे। ठीक है, सोना जो है कर्नाटक के कोलार खानों से मिलता है। ठीक है, आज भी वहां पे ये मिलता है आपको। सोना का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नौपशानी युगिन जो है स्थल से मिला है। और इन खानों में सोना निकाले जाने के बारे में जो है हमें ईसा की दूसरी सदी के आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोलार जो है दक्षिणी कर्नाटक के जो है गंगवंशीय प्राचीनतम राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, देखिए जहां भी ये सब चीजें पाई जाएगी वहां पे क्या होगा, प्राचीन सभ्यता, आपको प्राचीन जो है राजवंश वहां देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किए गए थे, और इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा के आरंभिक जो है 5 सदियों में हुआ था। पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलते रहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं था, और इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे क्या हो गई, दुर्लभ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा और पॉइंट आपका रह गया है। प्राचीन भारत में विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिणी भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ईसा के जो है आरंभिक सदियों में रोमन लोग भारत में जिन व्यापार वस्तुओं को लिए ललायित रहते थे, उनमें रत्नों का भी योगदान था। रत्न यहाँ से ले जाते थे, सोना यहाँ पे देते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर फिनिश किया ये। तो आप देख सकते हैं कि भौगोलिक जो ढांचा है उनका जो है क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इतिहास में। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। और इसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, इसको जरूर आप लोग लिखेंगे। और मैं जो आपको व्हाट्सअप का यहाँ पे नंबर दूंगा वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। भारत के जो है प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है? ठीक है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और प्राचीन भारत इतिहास को उदाहरण देते हुए विवेचना करना है। ठीक है, कि भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में कौन कौन सी प्रमुख धातुएं पाई जाती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा किए हैं। आप बिल्कुल इसको डिटेल में बता सकते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में अनेकता में एकता लाने के लिए भौगोलिक ढांचा जो है क्या कैसे हाथ रहा। ठीक है, अनेकता में एकता के लिए। अब देखिए, अगर किसी रीजन में कोई और चीज का उत्पादन हो रहा है, दूसरे में कहीं और, ये जो है ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह तक, तो दोनों में जो है एकता तो बना ही रहेगा। यहाँ से कुछ और जा रहा है, यहाँ से कुछ और जा रहा है। भारत में जो है मानचित्र पे आपको इन सब स्थल को दिखाना है। खैबर हो गया, बोलन हो गया, या हस्तिनापुर वगैरह, पाटलिपुत्र वगैरह को आपको मानचित्र में दिखाना है। भारत के जो भी नदी तंत्र है, अच्छा एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग जो है सिंधु नदी तंत्र और जो है गंगा नदी तंत्र का तो यहाँ पे एक मानचित्र पे आप दिखा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से चैप्टर आपका एंड होता है। बाकी लेक्चर को जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोग, अब देखिए आपका बेसिक बेसिक चीज़ कहानी लगभग जो है फिनिश हो गया है। तब जो भी लोग इससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आगे चल के काफ़ी बर्डन हो जाएगा, तो इसलिए अधिक से अधिक जो भी बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं, जो
स्पेशली यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, या बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस, राजस्थान पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड पीसीएस, किसी को टारगेट यदि आप कर रहे हैं तो उनमें ये जरूर आप लेक्चर शेयर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है मेंस एज वेल एज प्री पर्पस से बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग मेंस के लिए भी काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करने वाले हैं, तो इसको जरूर आप शेयर करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।